हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विद रविलॉजी में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि। कक्षा 8 विज्ञान का चौथा चैप्टर है आज आपका, और चौथा चैप्टर है आपका धातु और अधातु। पदार्थ के बारे में आपको बताया गया है। पदार्थ क्या होता है, धातु और अधातु के बारे में हम इसमें विस्तृत से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि धातु क्या होती है और अधातु क्या होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और धातु किस प्रकार से दिखती है, धातु के क्या क्या गुण होते हैं, और जो पृथ्वी है इस पर कौन कौन सी धातुएँ पाई जाती है, कौन कौन सी अधातुएँ पाई जाती हैं, इनके बारे में हम आज विस्तृत से अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट कर देते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले धातु क्या होती है। जैसे धातु हो गया लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, है ना। अभी मैं धातु के बारे में बोलूँगा, ये नहीं कहूँगा कि ये धातु है या अधातु है, ठीक है। ये पदार्थ हो गया एक तरीके से। तो पदार्थ की परिभाषा क्या होगी। पदार्थ यानी कि जो स्थान घेरता है, जो जगह घेरता है, ठीक है। अब धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि भौतिक गुण होते हैं। जैसे कोई लोहार है तो लोहे के टुकड़े से वो कुछ औजार बना रहा है ना। लोहे से जैसे क्या बना रहा, फावड़ा बना दिया, बेलचा, कुल्हाड़ी बना दिया, है ना। तो उसको कैसे बनाता है, पीट के बनाता है। तो क्या पीटता है तो उसको किस प्रकार से करता है वो। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोयले से उसको गर्म करता है, और गर्म करने के बाद उसको पीटता है, और फिर उसको निश्चित जो आकार उसको देना है उस हिसाब से उसको आकार प्रदान करता है। तो ऐसा किस प्रकार से संभव हो पाया है। धातु की चादर कैसे बन रही है, धातु चपटा कैसे हो गया है, तो इस चीज़ के बारे में हम आपको अभी इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि जी आपने जैसे ये प्रयोग मैंने बताया आपको, तो इसने देखा तो लोहे की कील और एल्यूमिनियम के जो तार होते हैं उनको पीटते हुए देखा होगा, और पीटते हुए देखकर आपने ये भी सोचा होगा कि अच्छा पीट कर इनको निश्चित आकार में कैसे बदला जा रहा है, और ये इतना पीटने के बाद इसकी चादरें कैसे बन रही हैं, है ना। तो बहुत सारी जो मिठाइयाँ होती है, जैसे चांदी के बारे में बता दूं मैं आपको, तो बहुत सारी मिठाइयाँ होती है जैसे उनके ऊपर चांदी का कलप चढ़ाया जाता है, चांदी की पन्नी चढ़ाई जाती है। तो वो ऐसा कैसे संभव हो पाया है, तो इसको देखने के लिए हम उसको इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि धातुओं का वह गुण जिससे उनको पीट कर उसकी चादर बनाई जा सकती है, सीट बनाया जा सकता है, उसको हम कहते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीय मतलब आघात माना चोट करना, चोट करके उसको किसी निश्चित आकृति में बदल देना या उसकी सीट बना लेना, यह कहलाता है आघात वर्धनीय। यह धातुओं का अभिलक्षणीय गुण है, यानी कि धातुओं ऐसा गुण दिखाती है। अधातु कौन सी है वो मैं बताता हूँ। आपने देखा कि कोयला पेंसिल हो गया ना, ये गुण ऐसा नहीं दिखाती है, यानी कि इसकी चादरें नहीं बनाई जा सकती। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो धातु है वो आघात वर्धनीय होती है, यानी कि उसको चपटा करके उसकी सीट बनाई जा सकती है। आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या प्लास्टिक को भी इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं क्या, प्लास्टिक को भी आप पीट कर किसी दूसरे रूप में बदल सकते हैं क्या। तो बिल्कुल नहीं, यानी कि उसको आप पीट कर नहीं बदल सकते। तो फिर कैसे बना सकते हैं, तो उसको गर्म करके, धातु को गर्म करके आप पिघला कर उसको किसी दूसरे शेप में बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करने के कारण क्या हुआ, उसका कारण है इसका अधातु होना, यानी कि जो प्लास्टिक है वो अधातु है, इस कारण ये ऐसा नहीं हो पाया। अब साथ में जो ये क्रियाकलाप है वो साथ में आप खुद देखेंगे, वो मैं आपको वैसे भी मुंह से बताते जाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको कि आप एल्यूमिनियम देखा होगा, एल्यूमिनियम के आपके घर में किवाड़ होंगे, हत्थे होंगे, जो भी चीज़ें होंगी। तांबा भी देखा होगा, तांबे के तारों का उपयोग आपने बहुत जगह देखा होगा, है ना। तो ऐसा आपने सोच लिया कि तांबे के तार बन रहे, एल्यूमिनियम के भी तार बन रही, चादरें बन रही, किवाड़ बन रहे, सब कुछ चीज़ें बन रही है। तो ऐसा कोयले से क्यों नहीं होता है, तो क्यों ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि ये कोयला धातु नहीं है, सीधी सी बात है। अब मैं बताता हूँ आपको कि धातु का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों के रूप में बदला जा सकता है, यानी कि उसके तार बनाए जा सकते हैं, उसे कहते हैं तन्यता। तन्यता मतलब इतना लचीला कि उसके तार बना सकते हैं अपन। जैसे आपने चांदी के तार देखे होंगे, है ना, तांबे के तार भी होते हैं। तो ऐसा कैसे संभव हो रहा है, क्योंकि धातु का एक गुण है कि उसको पीटने पर वो चादर बन रही है, खींचने पर उसके तार बन रहे हैं, पीटने पर आवाज़ भी करेगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे एक गुण आता जाएगा। तो ये आपने देखा कि लोहे की सीट, धातु का सिक्का है ना, और एक कोयला का टुकड़ा फर्श पर गिरा कर देखिए, फिर उसमें देखिए ध्वनि उत्पन्न कीजिए, क्या ऐसा होता है। मैंने बताया आपको, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको ध्वनि उत्पन्न कर रहा है। तो ध्वनि कौन उत्पन्न कर रहा है, ध्वनि धातु ही उत्पन्न कर रही है, इस प्रकार से। अब आपको धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी
आप मंदिर गए हो, मंदिर गए होंगे तो आपने घंटी ज़रूर देखी होगी। घंटी वहाँ नहीं देखी हो तो आपने कुल्फ़ी वाला जो आपके मोहल्ले में अभी गर्मी के टाइम में आता है उसकी भी देखी होगी घंटी। तो वो आवाज़ किससे कर रही है, वो किसकी बनी है इसलिए आवाज़ करी है? तो दोस्तों वो धातु की बनी है। धातुओं से बनी वस्तुओं को जब कठोर सतह से ठुकराया जाता है या टकराया जाता है उसको, तो उसमें निनाद ध्वनि यानी कि रिंगिंग साउंड उत्पन्न होता है, यानी कि एक आवाज़ उत्पन्न होती है। माना आपके पास दो समान डिब्बे हैं, एक लकड़ी से निर्मित है और दूसरा धातु से। क्या आप दोनों को बता सकते हैं कि कौन सा आवाज़ करेगा? तो एक जो लकड़ी का है वो आवाज़ नहीं करेगा, जो धातु का है वो लकड़ी के डिब्बे को धातु के डिब्बे से टकराने पर आवाज़ करेगा। ऐसा क्यों होता है? धातु गायन ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, अतः इन्हें ध्वनिक कहते हैं। और धातु के अलावा अन्य पदार्थ ध्वनिक नहीं होते। तो इसलिए हम समझ गए हैं कि जो धातु है वो क्या है, ध्वनि उत्पन्न करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि धातु के क्या क्या गुण हो सकते हैं। धातु कठोर होता है, चमकीला भी होता है और आघात वर्धनीय सीट बनाई जा सकती है। तन्यता मतलब धातु के तार खींचे जा सकते हैं। ध्वनिक माना इसमें आवाज़ आती है। अब उष्मा और विद्युत के सूच अलग होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। उष्मा के बारे में बता दूं मैं आपको कि लोहे में करंट आता है, आपको पता है। तो यानी कि उष्मा गर्म करने पर वो उसमें उष्मा एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। अब विद्युत के सूच अलग माना उसमें करंट आता है, इसलिए विद्युत के सूच अलग हो गए। अब इनमें से सामान्यतः ये इनके गुण हो गए, तो इसलिए इनको धातु कहेंगे। अब धातु के उदाहरण कौन कौन से वो देख लीजिए। सबसे पहले आयरन यानी कि लोहा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब हो गया। अब इसके विपरीत जैसा कोयला, सल्फर, ये नरम होते हैं, दिखने में मलिन होते हैं और ये हथौड़े से हल्की चोट करने के बाद टूट जाते हैं, इनका चूरा हो जाता है। ये ध्वनिक नहीं होते हैं, इसमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें उष्मा और विद्युत उत्पन्न नहीं होती है। ये पदार्थ अधातु कहलाते हैं। अधातुओं के उदाहरण जैसे बता दूँ तो मैं आपको, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, फास्फोरस हो गया, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से धातु और अधातु में आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बात करते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु नरम होते हैं, आपको पता ही है, उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। और मरकरी यानी कि पारा, पारा कहाँ देखा है आपने? थर्मामीटर के अंदर, जो बुखार आने पर जो टेम्परेचर चेक करते हैं उसमें पारा भरा होता है। और आपने बीपी चेक करने का वो भी देखा होगा, अगर अभी तो डिजिटल आने लग गई, बट अगर आपने वो डॉक्टर का देखा होगा जिसमें हवा भर के वो देखा जाता है, उसमें भी पारा ही भरा होता है। केवल यही होता है जो धातु के जो धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। सिर्फ यही इसके उदाहरण है जो कमरे के ताप पर द्रव पाए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये एक तरीके से धातुओं का अपवाद है। और धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण किस प्रकार से बनेंगे? अब धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा? तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि धातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, है ना, वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे आयरन और मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देख रहे हैं। या आयरन यानी कि जो लोहा है उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही, प्लस जल H2O यानी कि ऑक्सीजन किस में होता है? जल में होता है साथ में, और मैग्नीशियम की भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही, तो बनेगा क्या? तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि क्या बनेगा। उसके थोड़ा सा नीचे हम पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा अपने को क्या बनेगा। आयरन ऑक्साइड बनेगा उसके साथ, ऑक्साइड की क्रिया करने से, लेकिन वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में यानी कि जो खुली वायु होती है उसके अंदर रखा जाता है, तो उन पर हल्की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। ये हरा रंग क्या होता है? ये कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है, यानी कि पानी से क्रिया हो गई, कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण बन जाता है। अब इस अभिक्रिया को इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो अभी मैं आपको अभिक्रिया सब कुछ समझा सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन दिक्कत क्या होगी कि अभी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अभी आपने एक चीज़ें एकदम से देखी है, तो आपको थोड़ा बहुत अटपटा सा लगेगा कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ों को समझते जाओगे तो चीज़ें आपको धीरे धीरे करके समझ में आने लग जाएगी। तो इससे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैग्नीशियम रिबन के दहन के क्रियाकलाप पढ़ेंगे हम, तो उसमें देखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन का दहन करने पर प्राप्त राख को जल में घोलकर उसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का अपन परीक्षण कर सकते हैं। तो विलयन अगर अम्लीय है या क्षारीय, तो इसको देखने के लिए आपको पता है लिटमस पत्र को देखेंगे। तो अगर लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है तो क्या है? अम्ल है। और अगर लाल लिटमस पत्र नहीं लेके और नीला लिया, और नीला अगर लाल हो गया तो हो गया क्षार हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको देख पाएंगे और ये चेक करके बता सकते हैं कि यह जो ऑक्साइड है जो बना है, जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना, वो अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो इस प्रकार से हम इसको देखेंगे लिटमस पत्र के ऊपर। अब है कि
सल्फर और ऑक्सीजन की क्रिया जब अपन कराते हैं, है ना, तो उत्पाद क्या बनता है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो उत्पाद बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनेगा। ठीक है, डाइऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन के 2 परमाणु बनेंगे। यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड, जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है, जो कि बहुत काम का होता है, बहुत जगह काम आता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को बहुत जगह काम में लिया जा सकता है, लैब में बहुत जगह काम में लिया जाता है। इस प्रकार से सल्फ्यूरिक अम्ल बन गया। अब सल्फ्यूरिक अम्ल को नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको चेक करेंगे कि ये अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो एक चीज़ अपने को पता चल गई कि धातु क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। समझ गए। अब देखते हैं जल के साथ क्रिया। अब सोडियम धातु को जब जल के अंदर अभिक्रिया कराते हैं तो ये तीव्र अभिक्रिया करता है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सोडियम इतना क्रियाशील होता है कि उसको हम खुले में नहीं रख सकते हैं। तो फिर कैसे रखेंगे, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं मिट्टी का तेल यानी कि जो अपने केरोसिन वगैरह होता है उसके अंदर इसको डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि ये हवा से भी क्रिया कर लेता है, इतना अधिक क्रियाशील होता है। और सबसे बड़ी बात, लैब में आपको कहीं ना कहीं देखने में मिल जाएगा। अब अभी तो छोटी क्लास में आपको लैब में ले जाया नहीं जाता है, और आई होप अभी तो क्या है कि सिचुएशन ही ऐसी है कि आपको पढ़ाई भी ऑनलाइन करनी पड़ रही है। बाकी अगर ऑनलाइन वाला सिस्टम नहीं है तो फिर आपको कहीं ना कहीं तो लैब मिल जाती है जिसमें आप सोडियम के टुकड़े देख पाएंगे। तो वो क्या होता है कि पानी के अंदर उछलते रहते हैं, इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। तो इसलिए इसको शिक्षक के जो दिशा निर्देश है उसके अंदर ही इसको प्रयोग करवाया जाता है। तो सोडियम बहुत अभिक्रियाशील होता है। कुछ अन्य धातु भी ऐसा करती है क्या, तो बिल्कुल नहीं। वो बाकी सब धीरे धीरे अभिक्रिया करती, धीमी अभिक्रिया करती है। सामान्यतः अधातु जल से क्रिया नहीं करते हैं, धातु तो करते हैं लेकिन अधातु नहीं करते। ये वायु में बहुत सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार धातुओं को जल में रखा जाता है ना, अधातु को जल में रखा जाता है, सॉरी। और उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत सक्रिय अधातु है, वायु में खुला रखने पर ये भी आग पकड़ लेता है। इसलिए फास्फोरस को भी वायुमंडल के संपर्क में ना हो, इसलिए उसे जल में डुबो कर रखा जाता है। देखो इसको जल में डुबो रहे और उसको केरोसिन के अंदर। अब अम्ल से क्रिया, किसकी अम्ल से क्रिया, अब अम्ल से धातु की क्रिया। अम्ल से अगर धातु की क्रिया कराई जाएगी तो क्या बनेगा वो हम देखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि अम्ल की धातु से क्रिया कराने पर क्या बनेगा, वो मैं आपको बताता हूँ। कि धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, और अधातुओं को की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। अब समझ गए आपकी, मैं आपको शॉर्ट में समझा दूँ कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना वो धातु से क्रिया करने पर, और साथ में जो हाइड्रोजन गैस बनी वो इसी के कारण बनती है। और इसी प्रकार हम क्षारों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्षारों की अभिक्रिया भी, यानी कि क्षार होते हैं उसके साथ अभिक्रिया करा रहे धातु होगी, तो भी इसी प्रकार से धातु की अभिक्रिया होगी। तो यानी कि धातु और जो धातु होती है ना वो अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो इस प्रकार से हम धातु और अधातु के बारे में थोड़ा बहुत हमने अध्ययन किया। अब काम की चीज़ यहाँ आती है, धातुओं और अधातुओं के बारे में आपने पढ़ तो रहे, लेकिन असल में इनका उपयोग क्या है, हमारा क्या मकसद है कि हम इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि धातुओं का उपयोग मशीनें बनाने में, मोटर गाड़ियाँ हो गया, वायुयान हो गया, रेलगाड़ियाँ, उपग्रह, औद्योगिक सामान, खाना पीने बनाने के बर्तन हो गया, बॉयलर हो गया आदि, इससे बनाए जा रहे हैं। अब आप अधातु के भी उपयोग देखेंगे तो अधातु के भी प्रयोग इसी प्रकार से हो रहे हैं। अधातु भी बहुत जगह काम आ रहा है। अधातु जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जिसे सभी सजीव श्वसन के समय उसको लेते हैं ऑक्सीजन, वो एक अधातु है। अधातु जिसका उपयोग उर्वरकों में यानी खाद के रूप में किया जाता है, तो ये बहुत काम की चीज़ हो गई। और जल के शुद्धिकरण में भी यही काम आ रहा। अधातु जिसका बैंगनी रंग विलियम एंटीबायोटिक के रूप में घावों को भरने के में काम आ रहा। पटाखों में लाल फास्फोरस वगैरह इनका उपयोग हो रहा। माचिस के अंदर इनका उपयोग हो रहा, माचिस की तीली बनाने में। तो यानी कि सब जगह इसका उपयोग कहीं ना कहीं हो रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूँ समरी की तरफ, यानी कि इसके अंदर जो पूरा चैप्टर पढ़ा उसके अंदर हमने क्या क्या सीखा और क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहला बता दूँ मैं, धातुओं में चमक होती है जबकि अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातु आघातवर्धन यानी कि इसको पीट कर चादर बना सकते हैं और तार भी खींचे जा सकते हैं, लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं होता है। धातु उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं परंतु अधातु नहीं होते। दहन करने पर धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है जो कि क्षारीय होता है। जबकि अधातु क्या करता है कि इसके साथ अधातु ऑक्साइड बनाता है लेकिन उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। यह आपको ध्यान रखने वाली बात है। कुछ जो धातु होते हैं ना, वो जल से क्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस भी देते हैं साथ में, और अधातु जल से क्रिया बिल्कुल नहीं करते हैं।
इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। धातु अम्लों से अभिक्रिया करते हैं और धातु लवण और हाइड्रोजन और गैस बनाते हैं, जबकि अधातु क्या करते हैं, अम्लों से क्रियाएं करते ही नहीं। धातु क्षारों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातुओं को उनके धातु यौगिकों के जलीय विलयन में विस्थापित कर देते हैं, इसके छोटे रूप में उसको तोड़ देते हैं। धातु और अधातु का दैनिक उपयोग व्यापक रूप से होता है। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर में धातु और अधातु के रूप में अच्छे से पढ़ा है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा कि अधातु और धातु क्या होते हैं। आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रीडिंग लगाएंगे तो आपको अच्छे से फिर से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं आप अगली वीडियो में। आप अपना ध्यान रखेंगे और मेरे कहने पर इस चैप्टर को एक बार आप खुद से ज़रूर पढ़ेंगे। मैं क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में कराऊंगा। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।